स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो यदि मैं आपसे कहूं कि लास्ट टाइम आपने ऐसे कौन से देश के बारे में सुना था जिन्हें IMF के बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ी थी, तो आपके जहन में दो देशों का नाम आएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दोनों देश छोटे हैं, इमर्जिंग है, ग्रो कर रहे हैं, एंड ऐसे बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ जाती है जब किसी भी देश का जो डेट है, उधार है, वो अनसस्टेनेबल बन जाए। बट अब क्या सिमिलर सिनेरियो यहां पर रिपीट होगा एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए, G7 के मेंबर्स के लिए? अब ये बहुत कंसर्निंग फैक्टर है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, बिकॉज पहले ऐसे क्राइसिस हमने देखे थे यूएस के साथ, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट हो गए थे। तो क्या ये जो क्राइसिस इन दो देशों में यहां पर पाए जा रहे हैं, जो देखने को मिल रहे हैं, अगर इन्हें यहां पर IMF के बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ती है, तो क्या ये एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर कर सकते हैं? बिकॉज ये कोई इकोनॉमिस्ट नहीं कह रहा कि दोनों को पैसों की जरूरत है। यहां पर फ्रांस के खुद के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि भैया हमें IMF के बेल आउट पैकेज की शायद आवश्यकता पड़ सकती है, बिकॉज उधारी की मात्रा बढ़ती जा रही है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, एंड पॉलिटिकल कोलैप्स जो देखने को मिल रहा है वो अलग कंसर्न है। पिछले कितने ही महीनों में मल्टीपल सरकारें वहां पर बन चुकी हैं, जो नई सरकार भी बनी है उसका भी कंसर्न है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एट द डोर। अब क्या होता है उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में, वो डिसाइड करेगा कि फ्रांस को यहां पर किस प्रकार के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बट द पॉइंट इज, क्राइसिस क्रिएट हो चुके हैं दोनों देशों के लिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये क्राइसिस, क्या इनके कंसर्न्स हैं, और क्या जो यूरोप का अपना खुद का जो मैकेनिज्म है सपोर्ट प्रोवाइड करने का अपने मेंबर स्टेट्स को, क्या वो सफिशिएंट नहीं रहेगा कि इन्हें IMF के दस्तक देनी पड़ेगी? अब यूके केस में चलो अलग कंसर्न है, यूके तो अब यूरोप के पास नहीं जा सकता, ब्रेक्जिट हो चुका है, राइट। बट द पॉइंट इज, फ्रांस के पास तो ऑप्शन है, क्या वो फ्रांस अपना ऑप्शन यूटिलाइज नहीं कर सकता? और अगर ये क्राइसिस एक्चुअली में एग्रेवेट हो जाते हैं तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं, तो क्या की इंडिकेटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं फ्रांस के केस में? तो कोविड के बाद तो चलो जैसे सभी देशों ने यहां पर बेस इफेक्ट की वजह से अच्छा खासा GDP ग्रोथ रेट यहां पर रिकॉर्ड किया, वैसे ही इन्होंने भी 6.9% का किया, राइट। उसके बाद यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई, इन्फ्लेशनरी क्राइसिस यहां पर शुरू होने लग पड़े, राइट। स्पेंडिंग में फॉल आना शुरू हो गया, उनकी नेशनल असेंबली का डिसोल्यूशन यहां पर हो गया। 2025 में फिर जो फाइनली ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है 0.6% का हार्डली यहां पर देखने को मिल रहा है। अब मार्केट में कंजम्पशन नहीं है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं कर रही, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, आउटपुट उतना देखने को नहीं मिल रहा, नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, एंड बाकी इंजन अगर देखे जाएं तो वो भी स्टॉल हो चुके हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग, इंडिया के केस में कंज्यूमर स्पेंडिंग सबसे बड़ा कंपोनेंट होल्ड करता है हमारी GDP क्रिएशन में। सिमिलरली वहां पर देखा जाए तो वो भैया नहीं हो पा रहा, ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रही, हाउस होल्ड की इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कम हो चुका है, रिस्ट्रिक्ट नहीं कम हो चुका है, एंड मोर ओवर एक सबसे बड़ा इंडिकेटर कि हाउस होल्ड का सेविंग रेट यहां पर बढ़ रहा है, कि हाउस होल्ड अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे, बचा रहे, कि भैया कल को क्राइसिस आएंगे तो समय पर इसी पैसे को यूटिलाइज करके अपने आप को बचा सकते हैं। सो ऑल इन ऑल ये इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं फ्रांस को टुवर्ड्स एन इकोनॉमिक क्राइसिस। और उन्हीं इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर क्या है? सरकार का बढ़ता हुआ उधार, कि 3 ट्रिलियन यूरोस तक उधार यहां पर पहुंच चुका है। एज अ परसेंटेज ऑफ GDP 114% यहां पर पहुंच चुका है। अब आपके मन में यहां पर एक पॉइंट आ गया होगा, यार यूएस का तो इससे ज्यादा है, 130% देखने को मिलता है, जापान का 250% है, उनके देश में कंसर्न क्यों नहीं? भैया यूएस जापान दोनों टेक्नोलॉजिकली काफी आगे निकल चुके हैं, राइट। यूएस में ऑलरेडी उस प्रकार के, अगर यूएस की बात की जाए तो भैया वो अपना डेट काफी इजीली चुका सकते हैं। रिजर्व करेंसी भैया उनकी डॉलर, तो जितना मर्जी कह लो, है तो डॉलर रिजर्व करेंसी, दुनिया भर का ट्रेड उसी में हो रहा है। वो अपनी इस प्रकार की डेट ऑब्लिगेशंस है उनका भी छुटकारा बहुत इजीली कर सकते हैं। मोर ओवर कहीं ना कहीं यूएस उस प्रकार के बहुत सारे एफर्ट्स भी रख रहा है अपना पैसा जनरेट करने के लिए। चाहे ट्रम्प टैरिफ्स को क्रिटिसाइज किया जाए कि भैया एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी, बट कहीं ना कहीं सरकार के लिए उस प्रकार का रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रहे हैं, राइट। सो अमंग द यूरोपियन नेशंस, ये जो यूरो जोन है, ये अब जो फ्रांस है ये इस लीग में ऐड हो चुका है जहां पर ग्रीस और इटली की बात की जाती है, जिनका सिग्निफिकेंट डेट टू GDP रेशियो देखने को मिलता है, और इन्हें भी इस प्रकार के क्राइसिस को फेस यहां पर करना पड़ा है। एंड मोर ओवर फिस्कल डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, कि चलो मान लेते क्या पता पुराना उधार हो, मान लेते हैं पुराना उधार हो जिसकी भरपाई यहां पर करनी बाकी रहेगी हो, बट दैट इज नॉट द पॉइंट ना। फिस्कल डेफिसिट के भी कंसर्न्स देखे जाएं, जो 3% का यहां पर इन्होंने एक बेंचमार्क सेट करके रखा है, मैक्सिमम लिमिट जो यहां पर सेट करके रखी है, राइट, यूरोपियन यूनियन ने, उसको यहां पर बहुत समय से ब्रीच कर रहे हैं, है ना। 5.8 5.5% इस पॉइंट पर यहां पर 2025 में चल रहा है। सो दैट मींस कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। चलिए मान लेते चलो बोरोइंग्स करना भी पड़ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, वो अच्छे तरीके से उसको निभा भी लेंगे, बट दैट इज द पॉइंट ना, कि बोरोइंग्स करने के बावजूद कहीं ना कहीं कंसर्न यहां पर क्या आ रहा है
कि वो जो बोरोइंग्स है उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट वहां पर बढ़ रहा है। सो दैट मीन्स एक तो पहले आपके देश में ग्रोथ नहीं है, आप आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहे, उधार आपका बहुत बढ़ चुका है, एट द सेम टाइम आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपना उधार और यहां पर लेना पड़ रहा है, दैट टू एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। सो दैट इज द कंसर्न जिसकी वजह से ये क्राइसिस यहां पर ट्रिगर हो सकते हैं। एंड टू एड ऑल ऑफ इट, जो रिसेंटली पॉलिटिकल टर्मोइल पिछले 2 सालों में यहां पर देखने को मिला है, थर्ड सरकार यहां पर बनी थी, अब उसका भी नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पर आ चुका है, राइट। अब वोटिंग उसकी 8 सितंबर के लिए बताई जा रही है कि उस पर वोट किया जाएगा, और जिस तरीके से वहां पर वोट किया जाएगा उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि क्या एग्जैक्टली फ्रांस के फ्यूचर में, इकोनॉमिक फ्यूचर में क्या वहां पर है, किस तरीके के क्राइसिस हैं, किस तरीके से उन क्राइसिस से वो निकल भी पाएंगे। बिकॉज जहां तक एंटिसिपेशन लगाई जाए तो पीएम साहब तो यहां पर यही कह रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं ये जो नो कॉन्फिडेंस वोट है, इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी की रोल। अगर यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो भैया फिर पॉलिटिकल कोलैप्स, फिर तो डेफिनेटली क्राइसिस है। तो वो अर्ज कर रहे हैं बाकी सभी एमपीज को अपने कि भैया थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया जाए, मैं डेफिनेटली सिचुएशन से फ्रांस को बाहर निकाल दूंगा। बट अगेन दैट इज अगेन अ पॉलिटिकल कंसर्न जो कि वहां पर रेज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं आपको बता रहा था, फ्रेंच जो बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज होती जा रही है, एंड बॉन्ड यील्ड का बढ़ना सिंपली एक ही चीज को हाईलाइट करता है कि जितनी भी उधारी यहां पर फ्रांस द्वारा की जा रही है, उस उधारी पर जो इंटरेस्ट रेट है ना, जो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग है बेसिकली, दैट इज इंक्रीजिंग। अगर हम 10 ईयर के बॉन्ड्स की यहां पर बात करें तो 3.5% तक यहां पर उनका पहुंच चुका है, जो कि पहले 1 से 2% तक यहां पर देखने को मिलता था, राइट। फर्दर अगर उसके अलावा अगर हम बात करें 30 ईयर के बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो 4.45% तक पहुंच चुका है। दैट मीन्स पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग देयर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है, और प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट है। अगर बॉन्ड्स की डिमांड रहेगी तो उनका प्राइस बढ़ेगा, यील्ड कम देखने को मिलेगी। बट जब बॉन्ड्स की डिमांड ही नहीं है, लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं है सरकार के ऊपर, तो उस केस में डिमांड कम है, प्राइस भी कम है, और यील्ड्स यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। सो ऑल इन ऑल ये क्राइसिस यहां पर हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पर दिखा रहे हैं कि शायद फ्रांस को किसी ना किसी तरीके की बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ेगी। अब वो यूरोप प्रोवाइड करता है खुद से या आईएमएफ के दरवाजे पे जाना पड़ता है, उसको भी हम यहां पर जानेंगे। सो ओवरऑल देयर आर मेजर फिस्कल इम्बैलेंसेस। सरकार का स्पेंडिंग यहां पर बढ़ता जा रहा है, 58% ऑफ द जीडीपी यहां पर पहुंच चुका है। हैवी आउटलेज यहां पर सोशल प्रोग्राम्स के लिए किए गए हैं, पब्लिक जॉब्स के लिए किए गए हैं, बट अभी तक उससे कोई एग्जैक्ट बेनिफिट क्रिएट नहीं हो पाया है, उस प्रकार की जीडीपी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। और ये जो फिस्कल स्पेंडिंग यहां पर की गई है, ये अनसस्टेनेबल बन चुकी है। एंड पॉलिटिकल ग्रिडलॉक, जो मैंने आपको बताया कि जो मैक्रोन का डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट था 2024 में, हंग पार्लियामेंट यहां पर आ गई 3 राइवल ब्लॉक्स के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दैट, नो कॉन्फिडेंस वोट जो भी 8 सितंबर को यहां पर होने वाला है, इट विल डेफिनेटली मेक हिम द थर्ड पीएम टू फॉल विद इन अ ईयर, कि 1 साल में तीसरे पीएम का यहां पर फॉल हो जाएगा अगर ये वोट भी यहां पर पास आउट हो गया, राइट। एंड इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है इससे बाहर आना। सिमिलर कंडीशन यूके के साथ। अब यहां पर यूके के लिए भी कहा जा रहा है कि भैया एक नए डेट क्राइसिस के बिल्कुल ब्रिंक पर यहां पर पहुंच चुके हैं, बिकॉज इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स जो यहां पर दब गए थे, अब दोबारा से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इन्फ्लेशन के बियॉन्ड जो उनका डेट लेवल्स हैं, वो यहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो उनकी बोरोइंग कॉस्ट है सिमिलर टू द केस ऑफ फ्रांस, वो यहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रही हैं, कि उनके लिए भी यहां पर यील्ड्स बढ़ रही हैं। दैट इज द पॉइंट ना, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगर आपकी सरकारी बॉन्ड की यील्ड्स बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने लग पड़े, तो उस केस में आप समझ जाइए कि आपके बॉन्ड्स को कोई नहीं खरीदना चाहता, सरकार को कोई उधार नहीं देना चाहता। और सरकार को अगर कोई उधार नहीं देता, सरकार फिर उसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करने लग पड़ती है विद द हायर बॉन्ड यील्ड्स। सो काफी हद तक मिलते सिनेरियोज यहां पर देखने को मिल रहे हैं दोनों ही देशों के लिए। अब उसकी वजह से अगर हम यहां पर कहें कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्हें उस प्रकार के बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज सभी देशों में यही कंसर्न रहा है। इंडिया में भी जब हमारा डेट अनसस्टेनेबल हो गया था हमारी स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से 1991 में, हमें भी आईएमएफ के बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान में सिमिलरली वही कंसर्न था, भैया डेट अनसस्टेनेबल था। अगेन पाकिस्तान के लिए भी आईएमएफ ने उस प्रकार की कंडीशंस वहां पर इंपोज करी और बोला कि भैया ये सभी चेंजेस लाओ, आपको बेल आउट पैकेज यहां पर डेफिनेटली मिलेगा। तो सिमिलर कंसर्न भैया यहां पर क्रिएट हो चुका है। दैट इज द पॉइंट। और यही कंसर्न पहले 1976 में जब यूके को बेल आउट मिला था, तो एनालिस्ट यही कंपेयर कर रहे हैं कि भैया जो उस समय पर सिचुएशन था, काफी हद तक सिचुएशन वैसा ही मिलता जुलता देखने को मिल रहा है। हालांकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्गर है, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ हायर इन्फ्लेशन, राइजिंग डेफिसिट्स, हायर बोरिंग कॉस्ट, ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन यहां पर बन चुका है जिसकी वजह से इन कंसर्न्स को दोबारा रिवाइवल देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगेन इनकी भी डेट टू जीडीपी रेशियो देखी जाए तो 100% से ज्यादा यहां पर देखने को मिल रही है, राइट।
अब इसके अलावा यूरोप के पास क्या कोई मैकेनिज्म है? अब फ्रांस के केस में तो मैकेनिज्म है, यूके के केस में नहीं है बिकॉज ब्रेक्जिट वहां पर हो गया था। तो इसी केस में हमारा यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म है, जिसके चलते अगेन इनकी लेंडिंग कैपेसिटी है 500 बिलियन यूरोस तक की, राइट। करंट रूल इनका यही है कि भैया जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगी किसी भी यूरो एरिया की कंट्री को, वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एंड उसके बेसिस पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। बट क्या ये 500 बिलियन का लेंडिंग इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा? मुश्किल है ना। इट्स अ वेरी बिग कंसर्न, शायद ना कर पाए, बिकॉज उधार तो यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ यूरोज में है। ये 500 बिलियन की जो लैंडिंग है वो कितना ही सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएगी, एंड दैट टू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब बाकी देशों में भी कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड फ्रांस के केस में तो भैया यूरोप यही कहता है कि भैया टू बिग टू फेल है, ये तो हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज, हमारा लार्जेस्ट मेंबर है, ये तो फेल नहीं हो सकता। तो यहीं पर जो बाकी छोटे देश हैं वो यहाँ पर यही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यूरोप को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना चाहिए फ्रांस को, बिकॉज इट इज टू बिग टू सेव ऑल्सो। ये इतना बड़ा है कि आप इसे बचा भी नहीं पाएंगे, और यही पैसा आप बाकी मेंबर्स के लिए अगर छोड़ के रखेंगे तो बाकी मेंबर्स खुद को शायद प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अब वो डिलेमा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कि यूरोप किस तरीके से यहाँ पर फ्रांस की सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बट बाकी देश, अगर छोटे देशों की और जर्मनी की बात की जाए तो शायद वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करें। अच्छा, उसके अलावा जो आउटराइट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन यहाँ पर रखी गई थी, अगेन यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा ये भी एक प्रोविजन यहाँ पर रखा गया है। बट उस केस में क्या है, कंडीशनैलिटी अटैच्ड, जैसे आईएमएफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो कंडीशंस अटैच करता है, वैसे ये भी कंडीशंस यहाँ पर अटैच्ड हैं, राइट। बट अगेन इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि मेंबर स्टेट्स यहां पर किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं। एंड मेंबर स्टेट्स का करंटली रुख देखा जाए तो वो यही कह रहे हैं कि जब फ्रांस को टू बिग टू फेल यहां पर डिक्लेयर किया गया, नाउ दिस इज टू बिग टू सेव, जिसमें अगेन ये मैकेनिज्म शायद उस प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड ना कर पाए। तो बेसिकली मैकेनिज्म काम किस तरीके से करते हैं कि जो सरकारी बॉन्ड्स है ना, जिनकी डिमांड देखने को नहीं मिल रही, ये मैकेनिज्म बेसिकली यूज करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उस तरीके से यूज की जाती है कि भैया वो बॉन्ड्स खरीदे जाएं, सरकार को पैसा प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक तो बॉन्ड के जो यील्ड्स हैं उनको भी हम कम ला सकें, एट द सेम टाइम सरकार के पास जब पैसा अवेलेबल रहेगा सरकार उनको डिफरेंट सेक्टर्स में खर्च कर पाएगी एंड बेहतर से बेहतर प्लान्स फॉर्मुलेट करके उस प्रकार का इकोनॉमिक रिवाइवल वहां पर देखने को मिल सकता है, राइट। बट पॉइंट वही ना कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का कंसर्न बहुत बड़ा है, क्योंकि फ्रांस यहां पर होल्ड करता है 17.9% वोटिंग राइट्स इन द ESM, जो कि एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और कंडीशनैलिटी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्सप्लोजिव बन जाएगी कि अगर कंडीशंस इंपोज की जाती हैं तो भैया फ्रांस को ये लगेगा कि भैया मेरे ऊपर कंडीशंस ऐसी बॉडी द्वारा लगाई जा रही है जिसमें मेरी शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्केल की रिक्वायरमेंट्स है, फ्रांस का जो फाइनेंसिंग की नीड्स हैं वो डेफिनेटली इस $500 बिलियन यूरोस की कैपेसिटी, जो लेंडिंग कैपेसिटी है, शायद उसे पूरा ना कर पाए, राइट। एंड बाकी जो आपकी EU इकोनॉमीज हैं, अब उनके लिए कंसर्न यहाँ पर बन जाएगा, है ना, कि अगर फ्रांस को बेल आउट किया जा रहा है तो एक मॉरल हजार्ड बन जाएगा कि भैया चलो यूरोप तो यहाँ पर सहायता कर ही देता है, और बाकी देशों में भी उस प्रकार के कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। यूरोप उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा जैसे करता था, उस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सारे कंसर्न्स वहां पर पाए जा रहे हैं। तो हर एक देश यहाँ पर चाहेगा कि भैया उनके लिए भी कुछ ना कुछ सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल रहे। सो ऑल इट कम्स डाउन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट कि क्या फ्रांस को यहाँ पर IMF की जरूरत पड़ेगी। सो एज पर द पॉइंट जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ना ही यूरोप का ESM सहायता कर पाएगा, आउटराइट मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो मैकेनिज्म है वो भी हेल्प नहीं कर पाएगा, और यही सिचुएशन रही तो शायद जो वहां पर इंडिकेट किया जा रहा है उनके खुद के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, तो इन द लॉन्गर रन दे विल डेफिनेटली नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर IMF से यहां पर सपोर्ट लिया जा रहा है तो फ्रांस बन जाएगा वन ऑफ द वेरी G7 नेशन जिनको इस प्रकार के सपोर्ट की यहां पर जरूरत पड़ गई। अब उसकी वजह से सरकार के ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा IMF द्वारा, भी अपने स्पेंडिंग को यहाँ पर कट किया जाए, प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर की जाए, पेंशन में रिफॉर्म्स लाए जाएं, और पेंशन में रिफॉर्म्स लाया गया तो भैया उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट लोगों के द्वारा उस प्रकार का ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, है ना, आंदोलन वहाँ पर देखने को मिलेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल, डेफिनेटली मास प्रोटेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी हमने देखा है उस केस में, है ना, जो येलो वेस्ट वाला प्रोटेस्ट वहाँ पर हुआ था, है ना। तो इट इज़ अ मेजर कंसर्न, एंड कहीं ना कहीं एंटी EU बैकलैश होना शुरू हो जाएगा कि EU छोड़ो भाई, अगर यूरोप यूनियन आपकी सहायता नहीं कर सकता तो क्यों इसका मेंबर बनना है। जैसे यूके ने यहाँ पर ब्रेक्जिट किया, वैसे आप भी ब्रेक्जिट कर दीजिए अगर आपको IMF की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन के लिए हेल्प करना बहुत मुश्किल है, बट IMF हेल्प करेगा तो डेफिनेटली वहां पर वो एंटी EU बैकलैश आना शुरू हो जाएगा, एंड एक मेजर ग्लोबल प्रेसिडेंट का रिस्क यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। फर्स्ट एवर G7 नेशन यहाँ पर बन जाएगा, है ना, उनको बेल आउट यहाँ पर मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एडवांस्ड इकोनॉमीज में जो कॉन्फिडेंस रहता है उसको यहाँ पर इरोड कर देगा। एंड जो सॉवरन रिस्क है ना, हर एक देश का अपना सॉवरन रिस्क रहता है ना IMF से उधार लेने में, इंडिया का भी था कि भैया जबरदस्ती यहाँ पर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए, राइट। तो वैसे सॉवरन रिस्क यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली फ्रांस अवॉइड करना चाहेगा।
एंड ओवरऑल देखा जाए डाउन द लाइन अगर एक बार क्राइसिस की शुरुआत होगी तो भैया फिर वो तो रिपल इफेक्ट ही है, एक चेन रिएक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से डाउन द लाइन ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है। अब वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट किस तरीके से पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। बट बिफोर दैट एक बहुत सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑलरेडी हमने 2008 में देखे थे, उनका प्राइमरी ट्रिगर क्या था? व्हाट वाज द एग्जैक्ट ट्रिगर जिसकी वजह से क्राइसिस वहां पर आए थे? जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड अगेन फॉर ऑल ऑफ दोज एस्पिरेंट्स जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वी हैव बीन क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी जहां पर हम बहुत सारे फ्रीक्वेंट सवाल डिस्कस करते रहते हैं आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। एंड अगर आपका कोई कंसर्न है, डाउट है, स्ट्रेटेजिक हो, अकेडमिक हो, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच टू मी। आप प्रिपरेशन से रिलेटेड है, इकोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। एंड स्टडी IQ किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है, तो वी हैव दिस फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ P2I, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो हम पूरी प्रिपरेशन कवर करते हैं। अब उसी का जो हमारा अगस्त इवनिंग बैच है उसकी एडमिशंस अभी भी ओपन है, यू कैन डेफिनेटली गेट एनरोल्ड, राइट। द पॉइंट इज, चाहे वो आपका मेंटरशिप हो, नोट्स हो, लाइव क्लासेस हैं, बुक्स हैं, डेली आंसर राइटिंग है, टेस्ट सीरीज है, एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड अंडर दिस कोर्स। एंड मोर ओवर इसी कोर्स में प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी अवेलेबल रहता है, जो कि एक ऑप्शन है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि टॉप 10% परफॉर्मर एस्पिरेंट की कैटेगरी में आते हैं इस बैच में, कि आप हमारे साथ ऑफलाइन में आके तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स से पहले। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना, कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, ऑल अंडर दिस अमाउंट, है ना। 3 महीने तक का हमारा ये प्रोग्राम रहता है, प्रीलिम्स से जस्ट पहले आप आइए तैयारी कीजिए, और प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर हो गया द कंप्लीट अमाउंट विल बी रिफंडेड बैक टू यू। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को। अगेन कोई डाउट्स है, कंसर्न्स रहे, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ARG लाइव का कोड यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। सो व्हाट वुड बी द इंप्लीकेशन ऑफ इट, क्या कॉन्सिक्वेंसेज यहां पर हो सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल रिस्क तो बिल्कुल है ही, क्योंकि फ्रांस का जो अपना खुद का बैंकिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं हेवीली एक्सपोज्ड है सॉवरेन डेट में। क्लोज टू 71% ऑफ जो उनका टियर 1 कैपिटल है वो उस प्रकार से उधार दिया गया है यहां पर सरकार को। अगर यहां पर सरकार डिफॉल्ट कर जाती है, सरकार को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो भैया बैंकिंग सेक्टर तो यहां पर इंपैक्ट करेगा ही करेगा। एंड जैसे ग्रीक क्राइसिस के केस में यहां पर देखने को मिला था, तो सॉवरेन रिस्क है ना कुड क्विकली स्प्रेड टू इटली, स्पेन, बेल्जियम, जिनके खुद के अपने वीक फिस्कल प्रोफाइल्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं, शायद वो भी से एडजस्ट ना कर पाए, बिकॉज यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन, सभी आपस में क्लोजली इंटरलिंक्ड है। एक देश में इंपैक्ट पड़े तो डेफिनेटली बाकी देशों की जिनके क्लोज फिस्कल्स हैं, हम कह सकते हैं, या फिर वीक फिस्कल्स हैं, उनके ऊपर फिर और इंपैक्ट पड़ेगा। वीक फिस्कल से मतलब है जिनकी खुद की उधारी के लेवल्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड द करेंसी इंस्टेबिलिटी, कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो स्पेकुलेशन है कि भैया फ्रांस यूरो को छोड़ देगा, वो स्पेकुलेशन और इंटेंसिफाई हो जाएगी। एंड जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट करेंसी है यूरो, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर फिर यहां पर कंसर्न्स क्रिएट हो जाएंगे। एंड इन द लॉन्गर रन देयर आर अ लॉट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क्स। आपके डेरिवेटिव के एक्सपोजर्स, जो आपके क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स यहां पर रहते हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके डायरेक्टली फ्रेंच के डेट के साथ वहां पर लिंक्ड हैं, यूरो के साथ वहां पर लिंक्ड हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। रिजर्व करेंसी के रिस्क, सेंट्रल बैंक डेफिनेटली दे माइट हैव टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम द यूरो। उसका जो रोल है एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी, एज एन ऑल्टरनेटिव ग्लोबल रिजर्व करेंसी, जो कि डॉलर के करंट सिचुएशन के बाद एक पॉइंट आउट किया जा रहा है कि हाँ जी यूरो यहां पर काम कर सकता है, फिर वो रोल भी यहां पर डेफिनेटली डिमिनिश हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं IMF बेल आउट एक G7 इकोनॉमी के लिए एक मेजर इंस्टीट्यूशनल शॉक है, एक मेजर हिस्टोरिकल शिफ्ट है कि भैया एडवांस्ड इकोनॉमीज को भी यहां पर उस प्रकार के बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाकी एडवांस्ड इकोनॉमीज के ऊपर भी सिमिलर ट्रिगर होता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड जो फ्रांस का जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल एज वेल एज ट्रेड लिंकेजेस हैं, डेफिनेटली उन पर भी इंस्टेबिलिटी यहां पर आ सकती है। एंड सिमिलर इज द केस विद द UK ऑल्सो। वहां पर भी अगर इस प्रकार का कंसर्न हम देखते हैं तो वो सिमिलर क्राइसिस में एक रिपल इफेक्ट, एक एम्पलीफिकेशन का काम वो भी करेगा। उनके लिए भी बहुत मुश्किल है इस चीज से बाहर आना। बट अभी कंडीशन फ्रांस के लिए ज्यादा सिवियर है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज उनके लिए ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ना ही डेट लेवल्स कम आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती जा रही है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। एंड यूरो की वजह से जो उनकी लिंकेजेस है उससे डेविएट करना उनके लिए और पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई UK फिर भी थोड़ा सा अपना सेफ साइड पे, IMF से सपोर्ट मिला, चलो कोई बात नहीं, ले सकता है वो। बट अगर फ्रांस सपोर्ट लेगा तो पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए यहां पर एक मेजर क्राइसिस का ट्रिगर पॉइंट यहां पर क्रिएट हो सकता है। सो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहां पर जरूर क्रिएट हुआ हो। मिलते हैं किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।